आज की दुनिया देखें, जरा किताबें, अखबार, पोस्टर्स, हर तरफ प्रिंट ही प्रिंट है। क्या हम बिना प्रिंट की दुनिया इमेजिन कर सकते हैं? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। प्रिंट हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट मतलब अभिन्न हिस्सा बन गया है कि हम इसे ग्रांटेड लेते हैं, पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था। बिल्कुल, ह्यूमन हिस्ट्री के ज्यादातर हिस्से में प्रिंटिंग थी ही नहीं। आज हम इसी कमाल की कहानी पर बात करेंगे। प्रिंटिंग कैसे शुरू हुई, दुनिया भर में कैसे फैली, और कैसे इसने सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने का तरीका ही नहीं, बल्कि सोसाइटी, समाज और लोगों की सोच को फंडामेंटली बदल दिया। तो चलिए इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि कहानी यूरोप से नहीं बल्कि ईस्ट एशिया से शुरू होती है। पहली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जिसे हैंड प्रिंटिंग कहते हैं, चाइना में शुरू हुई करीब AD 594 में। हाँ बिल्कुल। इसमें होता क्या था कि लकड़ी के ब्लॉक्स, वुड ब्लॉक्स, उन पर डिजाइन कार्व करते थे, फिर इंक लगाकर पेपर को रगड़ते थे। अच्छा, पेपर पतला होता था तो एक ही साइड छपाई होती थी, वन साइडेड प्रिंटिंग, और किताबें अकॉर्डियन जैसी बनती थीं। इसमें तो काफी स्किल लगती होगी। हाँ, स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप और खासकर कैलीग्राफी, मतलब सुंदर लिखावट में। और शुरू में ये कौन इस्तेमाल करता था, मतलब आम लोग? नहीं, शुरू में तो चाइनीज इंपीरियल स्टेट, शाही दरबार, वो लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए टेक्स्ट बुक्स छपवाते थे। अच्छा। बाद में जैसे जैसे शहर बढ़े तो मर्चेंट्स, व्यापारी, आम लोग, वो मनोरंजन, लेजर एक्टिविटी के लिए भी पढ़ने लगे। कहानियां, कविताएं, नाटक वगैरह। अमीर औरतें भी पढ़ने लिखती भी थीं। वेस्टर्न मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस तो काफी बाद में, लेट 1800s में शंघाई जैसे शहरों में आए। और ये तकनीक फैली कैसे चाइना से बाहर? हाँ, बुद्धिस्ट मिशनरीज इसे जापान ले गए करीब AD 768-770 में। जो सबसे पुरानी जापानीज किताब मानी जाती है, डायमंड सूत्रा, वो AD 868 की है। वाह। जापान में प्रिंट का इस्तेमाल कपड़ों पर, टेक्सटाइल्स, ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड्स, यहाँ तक कि पेपर मनी पर भी होता था। अच्छा। ईडो, जो आज का टोक्यो है, राइट। वहाँ एक खास तरह की अर्बन प्रिंट कल्चर थी, यूकियो आर्ट कहते थे उसे। इसका असर यूरोप तक गया, और कोरिया में तो ट्रिपिटाका कोरियाना है, सोचिए, 80,000 वुड ब्लॉक्स। जबरदस्त। तो ये ईस्ट एशिया से यूरोप कैसे पहुंचे? सिल्क रूट से। हाँ। सिल्क रूट के जरिए पहले पेपर पहुंचा यूरोप में करीब 1000 में एडीज में। इससे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखना आसान हो गया। राइट। फिर 1295 में मार्को पोलो जब चीन से लौटे तो वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आइडिया इटली लाए। तो यूरोप ने इसे फौरन अपना लिया? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। शुरू में जो अमीर लोग थे वो महंगी हैंड रिटन किताबों को पसंद करते थे, जो वेलम पर बनती थी। अच्छा, वो खास तरह का चमड़ा। हाँ, प्रिंटेड किताबों को वो सस्ता, चीप मानते थे। इसे ज्यादातर अपनाया मर्चेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने। धीरे धीरे बुक फेयर्स होने लगे, पर हाथ से कॉपी करने की अपनी लिमिट्स थी, बहुत स्लो, एक्सपेंसिव और नाजुक भी। और फिर आया टर्निंग पॉइंट, गुटेनबर्ग। जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में योहान गुटेनबर्ग ने 1430s में पहला प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया। बिल्कुल सही, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। गुटेनबर्ग ने किया क्या कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज थी उन्हीं को मिलाया। जैसे ऑलिव प्रेस से प्रेस का आइडिया लिया, और मेटल वर्क में वो माहिर थे तो उससे मूवेबल मेटल टाइप बनाए, मतलब धातु के अक्षर जिन्हें रीअरेंज किया जा सके। अच्छा, ये कमाल का आइडिया था। हाँ, 1448 तक सिस्टम तैयार हो गया, और पहली किताब जो छापी वो थी बाइबल। करीब 180 प्रतियां बनाने में 3 साल लगे। 3 साल? पर उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत तेज होगा। बहुत तेज। हालांकि शुरू की प्रिंटेड किताबें दिखने में हैंड रिटन जैसी ही थीं, उन्हें हाथ से सजाते भी थे, और ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से फैली। 1450 से 1550 के बीच यूरोप के ज्यादातर देशों में प्रिंटिंग प्रेस लग गए। तो किताबों का प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया होगा। जबरदस्त तरीके से। लेट 1400s में जहां यूरोप में करीब 20 मिलियन किताबें थीं, 1500s तक वो 200 मिलियन हो गईं। इसे ही प्रिंट रेवोल्यूशन कहा गया। वाओ, 200 मिलियन! ये तो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, इसने तो पूरी दुनिया बदल दी। मतलब इंफॉर्मेशन, नॉलेज तक लोगों की पहुंच। बिल्कुल, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आसान हुआ। एक नया पाठक वर्ग, न्यू रीडिंग पब्लिक तैयार हुआ। पहले ज्यादातर लोग सुनते थे, हियरिंग पब्लिक था, अब रीडिंग पब्लिक बनने लगा। लेकिन सब लोग तो पढ़ना नहीं जानते थे ना तब। लिटरेसी रेट्स कम थी। हाँ, लिटरेसी रेट्स कम थी, तो पब्लिशर्स ने क्या किया, ऐसी किताबें छापी जिन्हें जोर से पढ़ा जा सके,
जैसे लोकगीत, बैलेड्स, लोक कथाएं, फोक टेल्स और खूब सारे पिक्चर्स वाली किताबें। तो ओरल कल्चर और प्रिंटेड मटेरियल साथ साथ चले। पर जब आइडियाज इतनी तेजी से फैलने लगे तो टकराव भी हुआ होगा। बिल्कुल, रिलीजियस डिबेट्स तेज हो गए। मार्टिन लूथर ने 1517 में अपनी 95 थीसीज छापी, जिससे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। लूथर ने तो प्रिंट को ईश्वर का अंतिम उपहार, अ डिवाइन गिफ्ट कहा। लेकिन अथॉरिटीज को डर भी लगा होगा, चर्च को, राजाओं को। जाहिर है, उन्हें डर था कि विद्रोही, रिबेलियस और अधार्मिक इरिलीजियस विचार फैलेंगे। इटली में मिनोक्यो नाम के एक मिलर को उसके विचारों के लिए मार डाला गया। चर्च ने सेंसरशिप लगाई, 1558 में इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स जारी किया। यानी पाबंदी वाली किताबें। हाँ, यहाँ तक कि इरास्मस जैसे विद्वान भी चिंता करने लगे थे कि कहीं बहुत ज्यादा खराब किताबें ना छप जाएं। फिर आया इनलाइटनमेंट का दौर, 17वीं-8वीं सदी। तब लिटरेसी और बढ़ी। हाँ, इसे रीडिंग मेनिया कहा गया। सस्ती किताबें, पेनी चैप बुक्स, जिन्हें फेरी वाले बेचते थे, वो आम हो गईं। न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स भी खूब छपने लगे। और नए आइडियाज भी फैले होंगे। साइंस, फिलॉसफी, बिल्कुल। न्यूटन, वॉल्टेयर, रूसो जैसे विचारकों के आइडियाज तेजी से फैले। प्रिंट को प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट, मतलब ज्ञानोदय का एक पावरफुल इंजन माना जाने लगा। एक फ्रेंच विचारक थे, मर्सियर। उन्होंने लिखा, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तानाशाहों, कांपो। हाँ, और इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी गहरा नाता माना जाता है। प्रिंट ने एनलाइटमेंट के आइडियाज फैलाए, पब्लिक डिबेट का मंच दिया और राजशाही का मजाक उड़ाने वाले लिटरेचर और कार्टून्स भी फैलाए। पर क्या प्रिंट ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया? देखिए, मजबूर नहीं किया, पर इसने लोगों को अलग तरह से सोचने की पॉसिबिलिटी दी, संभावना दी। अच्छा पॉइंट है। अब 19वीं सेंचुरी की बात करें, मास लिटरेसी का दौर। हाँ, बच्चे, औरतें, मजदूर सब नए पाठक बने। कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन शुरू हुई। बच्चों की किताबें छपीं, जैसे ग्रिम ब्रदर्स की कहानियां। और महिलाएं, उनका क्या रोल था? महिलाएं रीडर्स और राइटर्स दोनों तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हुई। पेनी मैगजीन्स, नॉवेल्स, जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टी सिस्टर्स, ये सब। लेंडिंग लाइब्रेरीज खोली। वर्किंग क्लास के लोगों ने सेल्फ एजुकेशन पे जोर दिया, लिखा भी। टेक्नोलॉजी में भी और तरक्की हुई होगी। बिल्कुल। मेटल प्रेस आया, फिर पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस, ऑफसेट प्रेस, और हाँ, सस्ते पेपरबैक एडिशंस भी छपने लगे। अब आते हैं भारत पर। प्रिंट से पहले यहाँ क्या था? मैन्युस्क्रिप्ट्स। हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन था। ताड़ के पत्तों पर, पाम लीव्स या हैंडमेड पेपर पर लिखते थे। संस्कृत, अरबिक, पर्शियन और कई वर्नाक्युलर, मतलब स्थानीय भाषाओं में। पर ये महंगी थी, नाजुक थी, पढ़ने में भी मुश्किल। तो प्रिंट भारत कैसे आया? मिड 1500s में पोर्चुगीज मिशनरीज इसे गोवा लाए। शुरू में उनका फोकस था रिलीजियस टेक्स्ट्स को लोकल लैंग्वेजेस में छापना। अच्छा, अंग्रेजी प्रेस बाद में आया? हाँ, इंग्लिश प्रेस बाद में आया। जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में बंगाल गजेट शुरू किया, जो भारत का पहला न्यूज़पेपर माना जाता है। पर उस पर जल्दी ही सेंसरशिप लग गई। फिर भारतीय भाषाओं में भी अखबार शुरू हुए। और भारत में भी प्रिंट ने डिबेट्स को हवा दी होगी, जैसे यूरोप में हुआ था। बिल्कुल। अर्ली 1800 से रिलीजियस और सोशल इश्यूज पे जोरदार बहसें शुरू हुई। प्रिंट ने इन बहसों को पब्लिक बनाया और वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में होने से ये दूर दूर तक फैली। जैसे बंगाल में राम मोहन रॉय। हाँ, रिफॉर्मर्स जैसे राम मोहन रॉय और दूसरी तरफ रूढ़ीवादी ऑर्थोडॉक्सी के बीच खूब बहसें छपती थी। नॉर्थ इंडिया में उलमा ने सस्ते लिथोग्राफिक प्रेस का इस्तेमाल किया, उर्दू और पर्शियन में किताबें और फतवा छापने के लिए। हिंदुओं में भी रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पढ़े जाने लगे। प्रिंट ने कहीं ना कहीं एक पैन इंडियन कनेक्शन बनाने में भी हेल्प की होगी। हाँ, कह सकते हैं। इसने विचारों को एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचाया और नए तरह के प्रकाशन भी आए। नॉवेल्स, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज। अच्छा, और विजुअल कल्चर का क्या, तस्वीरें वगैरह? हाँ, वो भी बड़ा। राजा रवि वर्मा जैसे आर्टिस्ट की सस्ती तस्वीरें, कैलेंडर्स घर घर पहुंचे। कार्टून्स भी पॉपुलर हुए सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए। महिलाओं का जिक्र फिर से करें। भारत में प्रिंट और महिलाओं का क्या रिश्ता रहा? महिलाओं में पढ़ने का चलन बढ़ा, पर इसका विरोध भी बहुत हुआ। कई महिलाओं ने छिपकर पढ़ना सीखा, जैसे राजसुंदरी देवी, जिन्होंने अपनी आत्मकथा अमर जीवन लिखी। कमाल है। हाँ, फिर महिला लेखकों ने महिलाओं की जिंदगी, उनकी शिक्षा पर लिखना शुरू किया। कोलकाता में बताला एक जगह थी जो ऐसी पॉपुलर किताबों के लिए मशहूर थी। और गरीब लोग, उन तक प्रिंट कैसे पहुंचा? सस्ती बाजारी किताबें छपी, शहरों में पब्लिक लाइब्रेरीज खुली, और सबसे जरूरी, प्रिंट ने आवाज दी हाशिए के लोगों को,
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेद के खिलाफ लिखा गया। ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी, B.R. अम्बेडकर का लेखन, पेरियार का लेखन। मजदूरों ने भी अपने अनुभव लिखे, जैसे कानपुर के काशी बाबा ने छोटे और बड़े का सवाल लिखी। लेकिन सरकार चुप तो नहीं बैठी होगी, सेंसरशिप तो यहाँ भी लगी होगी। बिल्कुल। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार का रवैया बहुत सख्त हो गया। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया। हाँ, ये तो बहुत कुख्यात कानून था। इसने भारतीय भाषाओं के प्रेस पर बहुत कड़े कंट्रोल लगा दिए। गवर्नमेंट सर्वेलेंस बढ़ी, प्रेस जब्त किए गए। फिर भी नेशनलिस्ट अखबार चलते रहे। हाँ, वो बढ़ते रहे। तिलक जैसे नेताओं को उनके लेखन के लिए जेल भी हुई। महात्मा गांधी ने तो प्रेस की फ्रीडम को स्वराज के संघर्ष से जोड़ा था। तो ये थी प्रिंट की एक लंबी और फैसिनेटिंग कहानी। ईस्ट एशिया के वुड ब्लॉक से गर्टनबर्ग के प्रेस तक, फिर यूरोप में क्रांति, और फिर भारत में पब्लिक डिबेट, एम्पावरमेंट और नेशनलिज्म। ये दिखाता है कि प्रिंट सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये एक एक्टिव फोर्स थी जिसने संस्कृतियों को शेप किया, नए ग्रुप्स को ताकत दी, सत्ता को चैलेंज किया और समाजों को फंडामेंटली बदल दिया। और प्रिंट की पावर का ये इतिहास आज भी रेलेवेंट है ना? बिल्कुल। यह हमें दिखाता है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और विचारों को शेयर करने की एबिलिटी कितनी पावरफुल ताकतें हैं। और शायद उतना इंपॉर्टेंट ये भी कि पावर में बैठे लोग हमेशा इस ताकत को मैनेज या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात ये है, प्रिंट की शक्ति, उसके प्रसार और नियंत्रण का ये लंबा जटिल इतिहास, ये आज की डिजिटल इंफॉर्मेशन एज के बारे में हमें क्या बताता है? एक ऐसी दुनिया जहां इंफॉर्मेशन तक पहुंच लगभग अनलिमिटेड लगती है, फिर भी कंट्रोल के लिए संघर्ष, और लिबरेशन के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना का खतरा शायद पहले से कहीं ज्यादा है।